चलिए, हम लोग पहला चैप्टर में प्राकृत संख्या जान चुके थे। ये गिनती के सही संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जान चुके थे, सम संख्या जान चुके थे, विषम संख्या जान चुके थे, भाज्य संख्या जान चुके थे और अभाज्य संख्या पिछले क्लास तक हम जान चुके थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सम अभाज्य संख्या मतलब सम के खानदान का एक 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य के घर में चला गया है, नहीं तो बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। किसी को कोई दिक्कत? अब हम आगे जानने जा रहे हैं। यहां से इसके पहले जानेंगे हम सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या? सह अभाज्य संख्या। पहले समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है, उसके बाद से बताएंगे आपको जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक ना। उसके बाद हम पूर्णांक पे चलेंगे, तो फिर परमीय अपरमीय वगैरह वगैरह में आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें हेडिंग लगाना है। क्या हेडिंग लगाना है? कितना नंबर? 7 नंबर में सह अभाज्य संख्या। आप लगाइए हेडिंग सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। आप पहले इसको समझिए, उसके बाद हम आपको इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं। सह अभाज्य संख्याएं हो गया हेडिंग। देखो क्या कहता है सह अभाज्य संख्या। इसमें भाज्य संख्या का बात किए थे कि इसमें दुनिया में कोई भी संख्या एक और स्वयं से कट जाता है। कट जाता है, एक और स्वयं से कट जाता है। एक और स्वयं के अलावा कटेगा तो भाज्य होगा, माने एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा तो भाज्य होगा। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। क्लियर है? अब यहां सह अभाज्य क्या कहता है? सह अभाज्य में 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या को लेना होता है। 2 संख्या या 2 से, माने सह अभाज्य संख्या का नाम में सह मतलब एक अकेले ही संख्या नहीं होगा, 2 संख्या होगा या 2 से अधिक संख्या। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बाबू 2 और कितना 3। आप मुझे बताइए 2 और 2 1 से कट जाएगा, 3 भी 1 से कट जाएगा। क्या दोनों संख्या एक के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 से कटा दोनों, दुनिया के सभी संख्या 1 से कट जाती है। तो इसमें 2 एक साथ हम 2 संख्या को लेते हैं। एक साथ 2 संख्या लिए हैं, 2 और 3। आप मुझे बताइए दोनों 1 से कटेगा, उसके अलावा यह दोनों संख्या किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा तो सहभाज्य होगा। 1 के अलावा किसी अन्य से भी कटेगा तो सहभाज्य नहीं होगा। तो अजीब बात है इसका डिफिनेशन। माने 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब 1 के अलावा किसी अन्य से कटेगा तो सहभाज्य नहीं होगा। 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो सहभाज्य होगा। क्लियर है? अब सर कुछ उदाहरण दीजिए ना जो सहभाज्य नहीं हो। एक तो दिए हैं सहभाज्य है, एक और ले लो। जैसे मान लो 5 और 7 है। आप बताओ दोनों 1 से कटेगा? 1 के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो सहभाज्य होगा। नहीं कटेगा तो होगा। और लिखो 5 6 8। आप बताओ 3 संख्याएं लिए हैं एक साथ, तीनों संख्याएं 1 से कट जाएगा पक्का। 1 के अलावा किसी अन्य से तीनों कटेगा? कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा सर 6 और 8 नु 2 से कट जाएगा, तो 5 तो नहीं ना कट रहा है, 2 को नहीं कटना है। जब एक साथ तीनों है तो 1 के अलावा माने तीनों संख्या 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए, ठीक ना। बाकी 2 कटेगा तो उसे कोई मतलब हमको नहीं है। क्लियर है? तो आप बताइए सहभाज्य है कि नहीं है? है, सहभाज्य संख्या है।
क्योंकि यह एक के अलावा किसी अन्य से तीनों नहीं कट रहा है। क्लियर है? अब और देखो, या 6, 8 और 9, बताओ सहभाज्य है कि नहीं है? है, क्योंकि एक के अलावा किसी अन्य से ही तीनों नहीं कटेगा। एक से तीनों कट जाएगा, लेकिन अगर बात करें 3 से कटने का तो 3 से कौन कौन? 6 और 9 कट जाएगा। 2 से कटने का तो 8 और 6 कट जाएगा, लेकिन तीनों एक साथ किसी एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कट पा रहा है, तो सहभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब देखो हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं जो सहभाज्य संख्या नहीं होगा, जैसे 2, 4, 6। आप मुझे बताइए, तीनों एक से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी तीनों कट जाएगा, कटेगा, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया? लिखवा डिफिनेशन, लिखिए। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, 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 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, जो एक के अतिरिक्त, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, हो गया? एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? हो गया स्पष्ट? जैसे में इसको नोट करिए, जैसे में नोट करिए। इसके बाद अगला हेडिंग लगवाते हैं। हो गया? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद अगला हेडिंग लगाना है 8 नंबर, जुड़वा सहअभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, सहअभाज्य नहीं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसको बोलते हैं हम बाबू इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। हो गया? इसका डिफिनेशन सुनो पहले। इसमें दुइये को संख्या रहेगा, सहअभाज्य में कौन को संख्या? कभी कभी तीनों आएगा, चारों को आएगा, पांचों आएगा, लेकिन जोड़ा माने दुइये को ना होता है, तो इसमें जुड़वा अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वे 2 अभाज्य संख्याएं, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर सदैव का होता है, 2 होता है, ठीक ना, उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या होगा सर? कौन कौन होगा? जैसे आप बताओ 3 और 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है? और इसके बीच का अंतर 2 है कि नहीं है? है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। निम्न क्वेश्चन कहते निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो आपको पहचानना पड़ेगा जो वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर सदैव का होता है, 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। और जरा सोचिए तो 5 और कितना बाबू? 5 और 7, आप बताइए दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है? इसके बीच का अंतर कितना है? 2। इसके बाद बताओ कौन होगा? कौन होगा? 11 और 13। उसके बाद कौन होगा? 17 और 19। दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। अब बताओ, और बताओ तो 23, 25, 25 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या 29, 31, 29, 31, बताओ होगा ना? इसके बाद बताओ 39,
39 13 से कट नहीं जाएगा, भाज्य संख्या ना है। और बताओ 41 43, बहुत बढ़िया, 41 43। और बताओ, और बताओ, अब उसके आगे छोड़ो, 50 तक मात्र 6 वो जुड़वा भाज्य संख्या होता है, ध्यान रखना। कितना कितना बोल रहा है? 47 51, 17 तो 51 नहीं होता है, 51 3 से नहीं कट जाएगा, छोड़ रहने दो। समझ गया ना, समझ गया ना? जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना उतने कम मिलेगा, इसकी संख्या सीमित है। तुमसे कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी जुड़वा भाज्य संख्याएं बन सकती है, तो मात्र 6, मात्र 6। आपके सामने 6 है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुड़वा भाज्य संख्या ध्यान रखना है, मामला फंस जाता है कभी कभी, बच्चा लगता है सोचने सह भाज्य संख्या को कहा जाता है का जुड़वा भाज्य संख्या, नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? लिखवाएं डिफिनेशन, लिखिए। वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच के अंतर, जिसके बीच का अंतर, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके, जिसके बीच का अंतर, वे दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर, जिसके बीच का अंतर 2 होता है, जिसके बीच का अंतर 2 होता है, जिसके बीच का अंतर 2 होता है, उसे उसे जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं, उसे जुड़वा भाज्य संख्याएं कहते हैं। एंगल लिखिए, उसे जुड़वा भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे जुड़वा भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? और एक और बात हम कल थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, अभी याद आ रहा है, भाज्य संख्या को बाबू यौगिक संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या? या यौगिक संख्या, वहां पे जाकर थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? भाज्य को यौगिक भी बोलते हैं, अभाज्य को रूढ़ संख्या कहा जाता है। रूढ़, रूढ़। अरे भाज्य के एक और ही नाम है संयुक्त संख्या। कौन संख्या बाबू? संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक या संयुक्त भी कहा जाता है और अभाज्य को रूढ़ संख्या कहा जाता है। रूढ़ कह देगा निम्न में कौन रूढ़ संख्या है, तो रूढ़ संख्या मतलब आप क्या समझोगे? अभाज्य संख्या। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इन दो संख्याओं को जानने के बाद अब हम सीधे चलते हैं पूर्णांक की तरफ, ठीक ना? आप लोग सहअभाज्य संख्या को, जुड़वा भाज्य संख्या को थोड़ा सा अलग वे में रखिएगा, अलग वे में। अब समझिए हमारा कंटिन्यू हो रहा है अभाज्य के बाद। अब जो पूर्णांक आएगा, जो उसको पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, वह पूर्णांक संख्या में सारी संख्याएं निहित हो जाएगी। हम कह सकते हैं सभी प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग लगाइए सर। कितना नंबर रहेगा ये? 9 नंबर। 9 नंबर में जाके हम हेडिंग लगाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। पूर्णांक यानी क्या बाबू? इंटीजर्स। क्या होता है पूर्णांक, जरा समझने का प्रयास करिए। इसको हम रेखा कहते हैं, कहते हैं ना, ये रेखा है, ठीक ना? बिंदुओं के समुच्चय से बनी आकृति को रेखा कहते हैं। अभी सिंपल रेखा है, अब कुछ देर बाद इस संख्या रेखा कहलाने लगेगा, क्योंकि जब इस रेखा पर हम संख्या को दर्शा देंगे, अब यहां दर्शा कैसे रहे? यहां 0 समझिए, यहां 1 समझिए, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7
और समझ रहे हैं आगे डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। इधर होगा बाबू मेरे -1, -2, ठीक है, -2, -3, -4, -5, -6, डैश डैश इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? तो ये सब पूर्णांक, इसी को पूर्णांक कहेंगे। इसका डिफिनेशन हम कहेंगे संख्या रेखा पर शून्य के साथ, माने उसमें शून्य भी शामिल रहेगा, शून्य के साथ, शून्य के दाईं ओर तथा शून्य के बाईं ओर के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। समझ आ रहा है? संख्या रेखा पर शून्य के साथ, माने शून्य भी शामिल रहेगा उसमें, और शून्य के दाईं ओर, शून्य के बाईं ओर के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो भागों में बटेगा, दो प्रकार, एगो धनात्मक पूर्णांक, एगो ऋणात्मक पूर्णांक। जिस संख्या के ऊपर प्लस रहेगा, पीछे प्लस चिन्ह रहेगा, वो धनात्मक होगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानेंगे। तो ये क्या होगा बाबू? धनात्मक पूर्णांक होगा। कौन पूर्णांक होगा? जिसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। आज जिस पे माइनस होगा उसको बोलेंगे बाबू ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये दो भागों में बटेगा। अब तुमसे कोई पूछे, आप बताओ 1.2 सर पूर्णांक है? कहना बिल्कुल नहीं है। सर ये भी तो संख्या रेखा पर आ सकता है, आएगा। अब इस देश में जितना भी लोग हैं, सब लोगों को आप पुलिस वाला कह सकते हो का? काहे नहीं कह सकते हो? क्योंकि सब लोग पुलिस नहीं है। आदमी सब लोग हैं, कुछ आदमी वकील है, कुछ आदमी डॉक्टर है, कुछ आदमी पुलिस है, कुछ आदमी टीचर है, कुछ आदमी अपना अपना उसका अलग नाम है, आदमी का ही अलग नाम है। आप जाते हो तो क्या सारे टीचर को अपने विद्यालय में प्रिंसिपल कहते हो का? एक ही आदमी कोई प्रिंसिपल होगा? वो आदमी है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं उसको? प्रिंसिपल, क्योंकि वो प्रिंसिपल के रोल में है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहां है, संख्याएं सब है, 1.2 भी संख्या है, 1.3, 5/4 ये भी संख्या है। क्या इसको हम पूर्णांक कह देंगे? नहीं, पूर्णांक का एक अपना डिफिनेशन है। मतलब स्वच्छ मान या तो प्लस में नहीं तो माइनस में, उसी को पूर्णांक कहना है। बाकी टूटल फूटल पुरान धुरान के हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। टूटल फूटल पुरान धुरान का मतलब क्या है? पुरान धुरान शब्द का छोड़िए, टूटल फूटल मतलब दशमलव में है, 2.5 ये टूटल फूटल नंबर है, माने 2 इसमें पूर्ण है और 0.5 को इसमें मिलाया गया है तो 2.5 बना है। बोलो, तो ये अधूरा संख्या है, पूरा संख्या नहीं है, अधूरा है। जो पॉइंट में रहेगा वो अधूरा है। समझ में आ रहा है? सब पूरा संख्या, पूरा माने पूर्ण रूप से संख्याएं परिपूर्ण है। बुझ रहे हो? तो ये सब पूर्णांक है। बट्टा में देखो, अगर कटने वाला नहीं, मान लो 4/2 है तो कट जाएगा 2 मर्त में, तो 2 ही पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। बुझ रहे का बाबू? अगर कहे माइनस का 2.5 पूर्णांक है, कहना ना बाबा ना, पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव में है। समझ में आ रहा है क्या? तो ही पूर्णांक नहीं है। पहचान में है कौन पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक कौन होगा? एक स्वच्छ मान, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में। स्वच्छ मान का मतलब हो गया दशमलव में नहीं होना, बट्टा में नहीं होना, रूट में नहीं होना। क्लियर है? लिखवा डिफिनेशन। अब चलिए लिखिए, लिखिए। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं को, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं को, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं को, के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं।
सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सभी संख्याओं का कहते हैं बालक, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। हो गया? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहले दोनों का नाम लिख लो। एक नंबर में लिख लो कौन पूर्णांक बाबू? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा लिख लो क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, जिस पे माइनस रहेगा वो ऋणात्मक, जिस पे प्लस रहेगा वो धनात्मक। और उसके बाद जैसे में इसको फिगर बना लेना है। समझ में आ गया है? पूछा जाए कौन पूर्णांक है या कौन नहीं है तो बता दीजिएगा, बता दीजिएगा ना। चलिए जल्दी से नोट करिए इतना। चलिए क्लियर हो गया इतना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग लगाइए, परमीय संख्या। कितना नंबर? 10 नंबर होगा ना? लिखेंगे बाबू परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। परमीय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। पहले इसको समझते हैं फिर हम लिखेंगे इसका डिफिनेशन। ठीक है बाबू? हेडिंग लगा लो पहले, परमीय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। देखो इसका डिफिनेशन कहता है वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जा सके? लिखा जा सके। माने जो बट्टा में, जिसको बट्टा में हम लिख सकते हैं वह परमीय संख्या है। सिर्फ इतना ही बोल देने से परमीय संख्या का डिफिनेशन सही नहीं होगा। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक अभी जस्ट पढ़े हो ना? पूर्णांक मतलब स्वच्छ मान या तो प्लस में नहीं तो माइनस में। तो अब जरा समझने का प्रयास करिए, ठीक ना? इसके जैसे में बात करें, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अभी तक जितना संख्या हम पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और यहां तक पूर्णांक, अभी जस्ट जो पढ़े हैं पूर्णांक, ये पूर्णांक, क्या इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? अभी तक जितना संख्या पढ़े हैं ना, अब सहभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या को साइड कर लो, क्योंकि उसमें एक साथ संख्याएं आई है, ठीक ना? इंडिविजुअली इसमें भी बात करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसको भी साइड करके चलो। हम तुमसे बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या 0, 1, 2, 3 यह प्राकृत संख्या है। आप इसको परमीय संख्या कह सकते हो? यस। अभी तक जितना संख्या पढ़े सबसे बड़ा संख्या है परमीय, क्योंकि आप 1/2 को बाबू न तो प्राकृत संख्या कह सकते हो, नहीं पूर्ण संख्या कह सकते हो, नहीं भाज्य, ना अभाज्य, ना सम, ना विषम, ना पूर्णांक। कहोगे 1/2 को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? क्या गिनती में आता है? ही कभी काउंट करते हो कहते हो 1, 1/2, 3, 3/2 कहते हो? तो गिनती में नहीं आता है, तो यह पूर्ण प्राकृत संख्या भी नहीं होगा। शून्य के साथ प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्या नहीं है तो पूर्ण संख्या कैसे होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आप बताओ, यहां पे 2 से कटने का बात हो रहा है, क्या 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या पूर्ण रूप से कटेगा? नहीं कटेगा। पूर्ण रूप से कटने का मतलब दशमलव में नहीं कटना चाहिए, बट्टा में नहीं कटना चाहिए, बुझ रहे हो? तो जब बट्टा में है इसका मतलब हो जाता है कितना? 0.5। तो यहां तक कि पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक है? नहीं है, लेकिन यह संख्या परमीय है। परमीय संख्या है। कैसे? कि बोल रहा है कि बट्टा में होना चाहिए जो P बटा Q के रूप में। आप बताओ ये P बटा Q के रूप का है कि नहीं है? और दूसरी बात ये बोल रहा है कि P का मान और Q का मान पूर्णांक से होना चाहिए। तो P का काम कितना कर रहा है बाबू? 1। और Q काम कितना कर रहा है? आप बताओ, दोनों पूर्णांक से है कि नहीं है? है, पूर्णांक से है। यानी कि 2 शर्त को जो संतुष्ट करेगा वो परमीय संख्या हो जाएगा। पहला शर्त बट्टा में होना चाहिए, दूसरा शर्त बट्टा में ऊपर और नीचे वाला संख्या पूर्णांक से आना चाहिए।
क्लियर है? तो अभी तक है प्राकृतिक संख्या एक है, तो क्या इसके बटा में हम एक नहीं मान सकते हैं? जब चाहे तब मान सकते हैं। क्या एक में एक से भाग करने पर फिर एक नहीं आएगा? तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ये बटा में भी हो गया और p बटा q के रूप में हो गया, पहला बात। और दूसरा बात, p का मान एक है और q का मान कितना है बाबू? एक है। ये भी पूर्णांक से है, ये भी पूर्णांक से है, ये परमीय संख्या है। बोलो, अगर बात करें हम दो का, दो प्राकृतिक संख्या है, जब चाहे तब इसके बटा में एक मान लेंगे, क्योंकि इसका मान फिर दो के बराबर होगा, क्योंकि दो में एक से भाग करेंगे फिर दो हमको मिलेगा। और ऊपर वाला संख्या देखो, बटा पहला बात की बटा में हुआ, और दूसरा बात p का मान दो है और q का मान कितना है? एक है। और दोनों भैया मेरे पूर्णांक से है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो अभी तक जितना संख्या तुम पढ़े हो, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, वो सारी संख्याएं परमीय संख्याएं है। और साथ ही साथ जो पूर्ण, प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक नहीं हो पाया, वो भी परमीय है, क्योंकि 1/2, 1/3, 1/3, 1/3, 1/5, 1/7, 2/9, 3/12, 17/19, ये सारी संख्याएं बटा में है, p बटा q के रूप में है। और साथ ही साथ क्या है? p और q का मान पूर्णांक से भी है, इसलिए सब संख्याएं परमीय संख्याएं हैं। इसके अलावा दशमलव वाला संख्या, कुछ दशमलव वाला संख्या भी परमीय संख्या होता है, जैसे 1.2, ये परमीय संख्या है। सर कैसे परमीय संख्या? कहां बटा में है? और बटा में मानेंगे 1.2 बटा में 1 मान लेंगे, तो p बटा q के रूप में हो गया। पहला बात तो सही है, लेकिन p का मान 1.2 पूर्णांक नहीं है ना, तो परमीय संख्या नहीं होगा। क्या करेंगे? आप जानते हो दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव को हटाना आपको लोगों को पता है कि नहीं पता है? यहां 12 लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे वाला संख्या पर एक जीरो बैठा देंगे। समझ में आ रहा है? तो जो दशमलव प्रसार शांत या शांत आवर्ती होता है, उसका भी जिक्र हम करेंगे, उसका भी राज खोलेंगे धीरे धीरे। अब घबराइए नहीं। 1.2 है, इसको दशमलव हटा दिया आसानी से। अब जिसमें से दशमलव, ऐसा दशमलव प्रसार हो जिसका दशमलव हम हटा ही नहीं पाएंगे, तो समझ जाना 100% कोई परमीय संख्या नहीं होगा। लेकिन जिसमें से दशमलव हम हटा देंगे, वो समझिए परमीय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? यहां दशमलव हट गया कि नहीं हट गया? आराम से हटा। कैसे कहा किए हम लोग? इसके एक अंक के बाद दशमलव है, बटा में एक जीरो बैठा दिए, फिर इसका मतलब 12 में 12/10 का मतलब फिर 1.2 हो जाएगा। जब फिर 12 में हम 10 से भाग करेंगे फिर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इतना से हम इतना बना लिए। अब बताइए बटा के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? और साथ ही साथ ये p का मान है, q का मान पूर्णांक से आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अब देखो, कुछ दशमलव प्रसार और भी आपको मिलेंगे जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं। इधर आ जाने दीजिए। 0.3 पर 12 याद है? ये कौन दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। एक मतलब हो गया 0.333 आदमी मर जाएगा, लेकिन 3 आना बंद नहीं होगा। है? ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। इसको भी बट्टा में बदलना आपको हम सिखाए थे, फिर से सिखाएंगे। कुछ लोग भूल गए हो। इसका मतलब हम बताए थे, कौगो पर बार है? एक पर, तो पहले बार जीरो सब हटाइए, दशमलव सब हटाइए, तो 3 हो जाएगा। एक पर बार है तो बटा में 9 बैठेगा। 3 कम 3 3 9, 1 बटा कितना होगा? 3। अब बटा p बटा q ग्रुप में हो गया कि नहीं हो गया? अब p और q का मान पूर्णांक से है कि नहीं है? 1 और 3 पूर्णांक से है कि नहीं है? तो ये परमीय संख्या है। तो जब ही परमीय संख्या है, तो इसी का तो ये अगला रूप है परमीय, तो है परमीय संख्या ही होगा। तो कुछ ऐसे दशमलव प्रसार है जो परमीय संख्या होगा, और कुछ ऐसे दशमलव प्रसार है जो परमीय संख्या नहीं होगा। जैसे आप पढ़े थे अशांत अनावर्ती, फिर से हम एक बार बताएंगे, सबको बताएंगे, लेकिन 9th क्लास में बातों को हमने पढ़ा रखा है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है 0. अगड़म बगड़म तगड़म कुछ भी आ रहा है, उसे मतलब कोई इसका नियम है, कानून नहीं है, जो का आएगा कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इसमें से दशमलव हटा पाना संभव नहीं है। और जब दशमलव संभव नहीं है दशमलव हटा पाना, तो समझो ये अपरमीय संख्या होगा। जो परमीय संख्या नहीं होता है वो अपरमीय संख्या होता है। तो धीरे धीरे सब बातों को हम लोग जानेंगे। और बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए √4 हो गया, तो √4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। इसके बटा में 1 मान लेंगे, p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्या p और q का मान पूर्णांक से है कि नहीं है? है। अगर यही कहते हैं √3, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा।
और दशमलव में भी निकालने जाएंगे ना तो इतना दशमलव खतरनाक आएगा जिसका जिक्र कर रहे हैं, अशांत अनावर्ती आ जाएगा। देखो बटा में 1 तो मान लिया p बटा q के रूप में हो गया, लेकिन p का मान पूर्णांक है का? √3 पूर्णांक है का? पूर्णांक कौन है? स्वच्छ मान, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में, रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। बोलो, तो यहां बटा में है, p बटा q के रूप में है, लेकिन p का मान पूर्णांक से नहीं है। इस कारण पूर्णांक से नहीं होने के कारण यह बेचारा परमीय संख्या नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अपरमीय संख्या। कुछ कुछ बातें बुझा रही है? तो आज आप डिफिनेशन लिख लीजिए परमीय संख्या का, ठीक ना, कुछ जैसे में लिख लीजिए, कल इसका राज और खोलेंगे। दशमलव, अशांत, शांत का होता है वगैरह वगैरह, सब बातों को जिक्र हम कल के क्लास में करेंगे। आप डिफिनेशन लिखिए, लिखिए वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परमीय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परमीय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परमीय संख्या कहते हैं। आज यहां लिखे हैं कहते हैं, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जहां p तथा q कोई का हो बाबू, कोई पूर्णांक हो। ये अगर परिभाषा में आप नहीं बोलते हो तो 50% से अधिक भी डिफिनेशन आपका गलत हो जाएगा। जहां p तथा q कोई पूर्णांक है, कोई भी पूछे इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा, तथा q डज नॉट इज इक्वल टू कितना बाबू? 0। अब जाके परिभाषा इसका पूर्ण हुआ है। जो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परमीय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q कोई पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इज इक्वल टू 0। q डज नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब जानते हो? जिसके बाटा में 0 नहीं आना चाहिए। अगर मान लो 5 बटा 0 आ गया तो 5 में 0 से भाग करने पर तो इनफाइनाइट होता है ना, नॉट डिविजिबल। 0 5 को डिवाइड कर ही नहीं सकता है। कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, कैन नॉट बी डिवाइड। ओके ओके। अब तुम आओ बाबू जैसे में कुछ परमीय संख्या लिखी, अभी तक आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लिखिए। -7 बटा 3 परमीय संख्या होगा ना, √4 परमीय संख्या है ना, वर्गमूल निकल जाएगा। √16 है ना बाबू, यहां से पक्का है कि पूछेगा जो निम्न में कौन अपरमीय है, निम्न में कौन परमीय है। 1 से 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, ना पूछने कोई सवाल नहीं है। 1.2 परमीय संख्या होगा ना, 0.3 पर बार परमीय संख्या होगा ना। अगर डाउट है तो कल के क्लास में सारे डाउट को खत्म करेंगे। जो √16, 0.3 पर बार वाला कैसे परमीय हो रहा है, अभी कुछ कुछ हल्का हल्का हिंट सबको देवे किए हैं। कल इसी पे बात करेंगे हम। कल परमीय संख्या का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फाइनल पोस्टमार्टम करेंगे। बुझ रहे हो ना? एकदम नहीं घबराना है, बस जितना समझाया जा रहा है उतना समझते जाओ। ETC बहुत सारा रहने दिया जाए, एग्जाम में लेट हो रहा है। चलिए तब आज के लिए धन्यवाद।